हेलो फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से नया ट्रांसफर मॉड्यूल यहां पर जारी किया गया है और इसकी दोस्तों यहां पर डिटेल में जो इंस्ट्रक्शन है और जो पॉलिसी है वो दोस्तों यहां पर बताई गई है। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो ट्रांसफर मॉड्यूल है इसका नाम इन्होंने UDIT रखा है, यानी कि यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर ट्रांसफर। और यहां पर आप देखेंगे तो अब यहां पर डिटेल में पूरी गाइडलाइन यहां पर जारी कर दी गई है, यानी कि कर्मचारी कितना या एक साथ कितने ट्रांसफर यहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अब एनओसी की यहां पर जो है कितना टाइम रहेगा अगर किसी कैंडिडेट की एनओसी आ जाती है तो, और सब कुछ यहां पर दोस्तों बताया गया है किस प्रकार से यहां पर फॉर्म फॉरवर्ड किया जाएगा, उसको प्रायोरिटी नंबर किस हिसाब से यहां पर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस डिटेल मॉड्यूल को। उससे पहले आपसे निवेदन है, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय संबंधित, वेलफेयर संबंधित बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली 2 जून 2025 का ये यहां पर अपडेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। और यहां पर आप देख सकते हैं 16 पेज का ये एक डिटेल में यहां पर दोस्तों जो यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर ट्रांसफर है उसके बारे में रेलवे बोर्ड ने यहां पर गाइडलाइन जारी करी है। यहां पर आप देखेंगे जो भी यहां पर प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर हैं ऑल इंडियन रेलवेज के और प्रोडक्शन यूनिट के, उनको यहां पर दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन यहां पर दिए गए हैं। यहां पर आप देखिए लॉन्च ऑफ UDIT यानी कि यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर ट्रांसफर मॉड्यूल ऑफ HRMS। तो यहां पर देखिए बताया गया है द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ट्रांसफर मॉड्यूल ऑफ HRMS UDIT हैज बीन लॉन्च्ड, कि HRMS के ऊपर हमने ट्रांसफर मॉड्यूल जो कि अपग्रेडेड है उसको यहां पर लॉन्च कर दिया गया है। इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स यहां पर डाले गए हैं जो रेलवे बोर्ड ने यहां पर डिसाइड करे हैं। और यहां पर देखिए अनेक्सर 1 के अंदर ये सारे जो फीचर्स हैं उनके बारे में बता रखा है। आप सभी को यहां पर एडवाइस किया जाता है कि ये यहां पर जो UDIT का नया मॉड्यूल आया है उसको सभी कर्मचारियों के साथ यहां पर साझा करें ताकि उनको पता लग सके। और यहां पर देखिए हम आपकी हेल्प कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये रहा अनेक्सर 1, फीचर्स ऑफ अपग्रेडेड ट्रांसफर मॉड्यूल फॉर नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय। तो ये जो ट्रांसफर मॉड्यूल है दोस्तों नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय है उनके लिए यहां पर है। तो यहां पर देखिए बताया गया है कि नया ट्रांसफर मॉड्यूल जो है, नया कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर मॉड्यूल यहां पर नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय के लिए रेलवे के द्वारा यहां पर डेवलप किया गया है। और इसको देखिए नीचे जो भी प्रोविजन है यहां पर एक्सप्लेन किए गए हैं। तो यहां पर देखिए जब भी आप यहां पर नया फॉर्म लगाएंगे तो वहां पर देखिए एक कैडर कोड मिलेगा, एक कैडर आईडी मिलेगा। अब देखिए ये क्या होते हैं भाई, कैडर कोड क्या है, कैडर आईडी क्या है। तो देखिए दोस्तों होता क्या है, कैडर कोड का मतलब है कि रेलवे में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, बहुत सारा कैडर होता है अलग अलग लेवल का। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि हर पोस्ट के लिए, हर कैडर के लिए एक यूनिक कोड यहां पर दे दिया। ठीक है, ताकि उनकी पहचान की जा सके। जैसे यहां पर देखिए ट्रैक मेंटेनर के लिए इन्होंने जो कैडर कोड रखा है वो ये है आपके 2,76,000 इस प्रकार से। तो सभी जो पोस्ट है उन सब के लिए एक यूनिक इन्होंने कैडर कोड रख दिया ताकि जो भी पोस्ट है उनका अलग अलग ग्रेड पे लेवल रहेगा, मेडिकल क्लासिफिकेशन रहेगा, तो उनको एक यूनिक नाम देके और कैडर के हिसाब से बांट सकें। इसके बाद यहां पर आपको मिलेगा एक कैडर आईडी। तो कैडर आईडी क्या है, तो कैडर आईडी भी क्या है, एक पर्टिकुलर कोई यूनिट है। मान लीजिए इंजीनियरिंग की कोई शाखा है जिसमें ट्रैक मेंटेनर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसमें आपके पीवे इंजीनियर है, तो उनमें फिर अलग अलग आईडी यहां पर बन जाएंगे। तो एक कोई भी पर्टिकुलर यूनिट है उसके अंदर एक कोड बनाया गया है, ठीक है, जिसे यहां पर कैडर कोड यहां पर बोला जाता है। और यहां पर देखिए ये कैडर कोड है, कॉमन रहेगा और यूनिफॉर्म रहेगा ऑल इंडिया रेलवे के अंदर। ठीक है, तो जो कैडर आईडी है स्पेसिफाई टू द कैडर कंट्रोलिंग यूनिट वेयर ए पर्टिकुलर कैडर इज बीइंग कंट्रोल एंड मैनेज। यहां पर देखिए ये जो कैडर आईडी होगी, कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है, एक कंट्रोलिंग यूनिट है उसके अधीन होगी और उसके लिए अलग अलग यहां पर होगी। और यहां पर देखिए कैडर लेवल आईडी है। तो लेवल आईडी का मतलब है कि आपको पता है कि कोई भी पोस्ट होती है उसमें अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे कि ट्रैक मेंटेनर के लिए तो ट्रैक मेंटेनर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर आपका 2 होगा, 1 होगा, ये लेवल 1 2 3 4 में अलग अलग होते हैं। तो यहां पर देखिए डिटेल में थोड़ा सा इन्होंने बताया है इल्यूजन करके। जैसे हम ट्रैक मेंटेनर की माने तो जैसे एक ट्रैक मेंटेनर है जिसका यहां पर आप देख सकते हैं कैडर कोड तो सेम है, लेकिन यूनिट के हिसाब से इनकी कैडर आईडी अलग अलग हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे तो जैसे ये KGP है तो KGP का इन्होंने कैडर आईडी रख दिया 1 2 3, ताकि एक यूनिट का अलग से कैडर आईडी रहे, हर यूनिट का अलग अलग कैडर आईडी हो। जैसे आप देखेंगे SBC का इन्होंने 497 रख दिया। अब यहां पर क्या होगा,
कि कैडर आईडी तो बन गई मान लो, ठीक है, एक यूनिट है, मान लीजिए एक एडीएन ऑफिस है, एक एडीएन के अंदर जो भी कर्मचारी हैं वो यहां पर सारे के सारे मान लीजिए इसके अंदर आ गए, लेकिन उनका कैडर लेवल भी तो बनाना पड़ेगा। तो कैडर लेवल फिर क्या होगा, जैसे इसका 1 2 3 है कैडर आईडी, तो इनका फिर यहां से स्टार्ट कर देंगे 101 102 103 104 इस सबसे, या दूसरे का मान लीजिए 234 235, यानी कि यूनिक रहेगा सबका, ठीक है। और इसकी पहचान ऐसे होगी कि जैसे यहां पर एक कोड डालेंगे, मान लो कैडर आईडी डाल दिया 1 2 3 या कैडर लेवल डाल दिया, तो ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा कि ये जो है सिंगल कैडर है ट्रैक मेंटेनर इन केजीपी का। तो ये एक प्रकार से जो कर्मचारी हैं बहुत बड़े लेवल पे रेलवे में कर्मचारी हैं, अलग अलग कैटेगरी के, अलग लेवल के, ठीक है, तो उनको क्लासिफाई करने के लिए कैडर कोड, कैडर आईडी और कैडर लेवल यहां पर बनाए गए हैं। अब यहां पर देखिए आगे देखते हैं कि यहां पर देखिए सारी चीजें यहां पर हो गई। अब यहां पर बात करते हैं कि सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन। यहां पर देखिए दोस्तों होता क्या था, पहले आप जो एचआरएमएस में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको लगाते थे, तो जैसे आपने एचआरएमएस के ऊपर डाला, भले ही आपके सुपरवाइजर के पास आपका फॉर्म पेंडिंग पड़ा हो, या मान लिया आपने गलत डिटेल डाल के भी फॉर्म भर दिया हो, तो भी दोस्तों आपका फॉर्म लग जाता था और आपको एक प्रियोरिटी नंबर जनरेट हो जाता था, ठीक है, टाइम के अनुसार। जैसे मान लीजिए अभी मैं लगा रहा हूं, कोई 2 सेकंड बाद में आएगा, कोई 3 सेकंड बाद में लगाएगा, तो उस हिसाब से जो पहले लगाएगा उसका ऊपर नाम रहेगा। तो पहले दोस्तों क्या होता था कि जैसे आप एचआरएमएस में नया ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाते थे, तो जैसे आप लगाते थे वैसे आपका फॉर्म सबमिट हो जाता था, और वहां पर दोस्तों क्या होता था कि आपको जो है एक प्रियोरिटी नंबर भी मिल जाता था कि आपका इस, मान लो जिस जहां पे आपने लगाया, इंटर डिवीजन लगाया, इंटर रेलवे लगाया है या विद इन यूनिट लगाया है, तो वहां पर आपको जो है ये नंबर यहां पर मिल जाया करता था। लेकिन अब यहां पर दोस्तों ऐसा नहीं होगा। यहां पर देखिए क्या होगा, वंस ए transfer request application is submitted by an employee, the application will first be scrutinized by the administration to ensure that the application is in order and required supporting document are attached along with it। अब यहां पर क्या होगा, जैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर डालेंगे तो उसकी पहले स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी का मतलब जांच होगी कि आपने जो फॉर्म लगाया है वो सही है, आपने कोई गलती तो नहीं करी फॉर्म भरने में। और आपका हो सकता है कि इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि हो सकता है आपका सुपरवाइजर है उसको ही नॉमिनेट कर दिया जाए कि आपके फॉर्म को चेक करने के लिए कि आपने जो फॉर्म भरा है वो बिल्कुल सही भरा है। तो अब क्या होगा, जब तक आपका जो फॉर्म है स्क्रूटिनाइज नहीं होगा, ठीक है, जब तक आपका फॉर्म अप्रूव नहीं होगा, तब तक दोस्तों आपको जो है ये जो पहले प्रियोरिटी नंबर मिलते थे वो दोस्तों नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये नई चीज यहां पर ऐड कर दी है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आगे देखिए, प्रोसेसिंग फॉर इंटर रेलवे रिक्वेस्ट IRRT और इंटर डिविजनल रेलवे ट्रांसफर IDRT। तो यहां पर देखिए 2 प्रकार के ट्रांसफर यहां पर लगेंगे। इंटर रेलवे ट्रांसफर, इंटर रेलवे का मतलब क्या है, एक जोन छोड़ के आप दूसरा जोन जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप NWR में हैं और आप NCR में जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, IRRT। और दूसरा मान लीजिए आप NWR में ही जयपुर डिवीजन में हैं और आप मान लीजिए जा रहे हैं जोधपुर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन, अजमेर डिवीजन, तो इसको हम बोल देंगे IDRT। अब यहां पर देखिए क्या होगा कि IDRT के लिए अलग से आपका जो ये जो बनता है क्या, ये आपका प्रियोरिटी नंबर वो अलग जनरेट होगा, IRRT का अलग होगा। और यहां पर एक चीज और होगी वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि पहले यहां पर कॉमन बनती थी। जैसे यहां पर कुछ स्पेशल ग्राउंड होते हैं रेलवे के अंदर, स्पेशल ग्राउंड की आगे हम बात करेंगे, जैसे स्पाउस कोटा हो गया, तो पहले यहां पर मिक्स यहां पर बन जाता था। लेकिन अब दोस्तों क्या होगा कि इनका प्रियोरिटी नंबर ही अलग अलग बनेगा। आप जैसे यहां पर मान लीजिए इंटर रेलवे ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाते हैं, तो जैसे पहले तो आपका स्क्रूटनी होने के लिए जाएगा, और फिर यहां पर देखिए मान लीजिए आपने नॉर्मल ग्राउंड से लगाया है या स्पेशल ग्राउंड से लगाया है, उस हिसाब से आपका जो है अलग अलग नंबर आपको जनरेट यहां पर जनरेट होंगे, ठीक है, और अलग अलग प्रियोरिटी नंबर है आपको यहां पर मिलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको नई चीज यहां पर ऐड हुई है। यहां पर देखिए आगे बात करें कि स्पेशल ग्राउंड क्या होते हैं रेलवे के अंदर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो एक जोन, मान लीजिए NWR से आप NCR में जाना चाहते हैं, तो एक जोन से दूसरे जोन में जाने के लिए दोस्तों आपको 5 साल की सर्विस कंपलसरी है, यानी कि 5 साल की सर्विस आपकी हो जानी चाहिए। लेकिन यहां पर रेलवे ने कुछ छूट दे रखी है, कुछ रिलैक्सेशन यहां पर दे रखे हैं 4 टाइप के। या पहला कि कैंडिडेट स्पाउस ग्राउंड पे लगाए, यानी कि मान लीजिए आप रेलवे में हैं और आपकी हस्बैंड या आपका वाइफ जो है, अगर वो भी यहां पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या PSU के अंदर है, तो दोस्तों आप स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफर लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको स्पेशल कोटा मिलता है जिससे आप थोड़ा जल्दी आपका ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा, अगर जो कैंडिडेट है अगर वो खुद यहां पर डिसेबल है,
तो भी दोस्तों वो जो है यहां पर बिना 5 साल की सर्विस कंप्लीट किए लगा सकता है। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी है उसका अगर डिसेबल बच्चा है तो भी 5 साल की सर्विस कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा अगर एम्प्लॉय वीडो है तो भी 5 साल की सर्विस कंपलसरी नहीं है। यानी कि इंटर रेलवे में ये 4 यहां पर रिलैक्सेशन दिए गए हैं। बिना 5 साल की सर्विस कंप्लीट किए हुए वो अपना ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा सकता है। अब यहां पर क्या होगा देखिए, एप्लीकेशन नंबर जनरेशन ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जैसे आप यहां पर आपका एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर कैसे यहां पर जनरेट होंगे। तो यहां पर देखिए बताया गया है कि जैसे आप यहां पर IRRT और IDRT यहां पर लगाएंगे एम्प्लॉय की साइड से, एक कंप्यूटर जनरेटेड नंबर विल बी ऑटोमेटिकली असाइन, यानी कि आपको एक सिस्टम ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट करके दे देगा। ठीक है, यहां पर देखिए, इन केस एन एम्प्लॉय इज सबमिटेड बाई एप्लीकेशन इज सबमिटेड बाई एन एम्प्लॉय इज नॉर्मल, मान लीजिए आपने नॉर्मल ग्राउंड पे अगर एप्लीकेशन लगाया है, हिज करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन विल बी जनरेटेड, तो आपका अलग से जनरेट होगा। विच आफ्टर स्क्रूटनी, उसके बाद क्या होगा, आपका जो फॉर्म है स्क्रूटनी होने के जाएगा। और अगर आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है, अगर वो इसको सर्टिफाई कर देता है कि भाई आपने जो फॉर्म लगाया बिल्कुल सही है, तो जो सिस्टम ने आपको ये नंबर जनरेट करके दिए थे एप्लीकेशन नंबर, वो दोस्तों आपको दे दिए जाएंगे। इसी प्रकार से यहां पर क्या होगा, मान लीजिए स्पेशल ग्राउंड पे भी आपने रिक्वेस्ट लगाया है, स्पाउस ग्राउंड पे लगा दिया है, किसी भी ग्राउंड पे लगा दिया, तो भी दोस्तों सेम चीज होगी कि आपको क्या होगा, एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, लेकिन वो जब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आपका फॉर्म स्क्रूटनी के द्वारा वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो स्क्रूटनी से अगर सर्टिफाई हो जाएगा तो जो नंबर आपको सिस्टम ने दिए हैं वो आपको अलॉट हो जाएंगे। अगली बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार में कितने जो है यहां पर रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट। तो यहां पर बता रखा है कि आप इंटर रेलवे रिक्वेस्ट 3 लगा सकते हो एंड इंटर डिवीजन आप 2 बार लगा सकते हो। ठीक है, ये यहां पर दोस्तों बताया गया है। ओनली 1 एक्टिव एप्लीकेशन इज अलाउड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ डेस्टिनेशन यूनिट, कैडर कोड एंड रिक्रूटमेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉय अंडर नॉर्मल ग्राउंड। और यहां पर देखिए एक चीज और बताई गई है कि भाई आप 3 तो लगा सकते हो मान लीजिए आपके IRRT के, लेकिन सिर्फ एक ही एक्टिव होना चाहिए एक टाइम पे। ऐसा नहीं कि भाई एक आपने लगा दिया, वो आपका ऑलरेडी पेंडिंग में पड़ा है मान लीजिए कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास, और आप दूसरा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि एक आप एक टाइम पे लगा सकते हैं, ठीक है, और आप मैक्सिमम 2 लगा सकते हैं IDRT के लिए और 3 लगा सकते हैं IRRT के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं परमिसेबल कैडर कोड के बारे में। तो यहां पर देखिए बता रखा है कि जो ट्रांसफर एप्लीकेशन है वो जनरेट अपने आप हो जाएगा, आपका कैडर कोड है वो अपने आप जनरेट हो जाएगा। जैसे आप सिस्टम में जाएंगे तो आपको ये सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो सिस्टम में सारा डेटा यहां पर डाल दिया जाएगा, तो आपका जो कैडर कोड वगैरह है ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, आपकी यूनिट के हिसाब से, आपकी जो पोस्ट है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली कैडर ID और जो ये कैडर कोड है वो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहां पर आ जाएंगे। आगे देखिए बताया गया है कि हु विल व्यू एंड प्रोसेस द ट्रांसफर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, यानी कि आपका जो फॉर्म आपने लगा दिया तो उसको कौन देख सकता है और कौन प्रोसेस कर सकता है। तो यहां पर देखिए बताया गया है, जैसे आप अपना ट्रांसफर रिक्वेस्ट यहां पर सबमिट करते हो, उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो यहां पर कंसर्न पर्सनल डिपार्टमेंट को यहां पर चला जाएगा। ठीक है, उसके द्वारा इसको सर्टिफाई किया जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो सही है या नहीं है। ठीक है, द पर्सनल डिपार्टमेंट हेयर वुड बी दैट प्राइमरी यूनिट, ठीक है, विच इज द कैडर कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ लियन कैडर टू बी एप्लीकेशन इज मैप्ड। और यहां पर देखिए बताया गया है कि शुरुआत में जो प्राइमरी यूनिट है वो आपका पर्सनल डिपार्टमेंट ही रहेगा, और बाद में जो आपका कंट्रोलिंग यूनिट है या लियन यूनिट है वो उसको यहां पर देखा जाएगा। यहां पर देखिए बताया गया है, जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल इफ an employee is working in construction office but his lien cadre ID is that of headquarter or division, then when a employee submit his transfer request application, it will be made visible for certification and processing of personal department of headquarter and not construction office। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, अगर वह कर्मचारी है वो मान लीजिए कंस्ट्रक्शन ऑफिस में काम कर रहा है, बट ओरिजिनल उसकी जो पोस्टिंग है उसका लियन जो है वो दोस्तों हेडक्वार्टर में है या मान लीजिए डिवीजन में है, तो उसने अगर ऑन रिक्वेस्ट लगाया तो उसका जो कंस्ट्रक्शन ऑफिस है वो इसको नहीं देख सकता, केवल उसका हेडक्वार्टर या डिवीजन ही उसको देख सकता है। तो इसका मतलब है कि जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और जहां पर आपका लियन है वही देख सकते हैं। ये नहीं कि आप
कहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बार क्या होता है, कोई कर्मचारी है वो टेम्परेरी अपना लियन बदल लेता, लियन तो वही रहता है लेकिन वो अपना जगह बदल लेता है और काम कहीं और करने लग जाता है, हेडक्वार्टर में करने लग जाता है, डिवीजन में चेंज कर लेता है। तो उस स्थिति में उसका ओरिजिनल जो लियन है उसके वही इसको देख सकता है। आगे बता रखा है नॉर्मल ग्राउंड एप्लीकेशन प्रियोरिटी जनरेशन। अब यहां पर बता रखा है किस हिसाब से आपका जो है प्रियोरिटी जनरेट कैसे होगा। तो वही चीजें सेम मैंने आपको बता दी कि जैसे आप यहां पर अपना एप्लीकेशन रिक्वेस्ट यहां पर डालेंगे, वो पहले एडमिनिस्ट्रेशन के पास सर्टिफाई होने के बाद जाएगा। ये सर्टिफाई हो जाता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका प्रियोरिटी नंबर यहां पर जनरेट करके दे देगा, ठीक है। और यहां पर इसकी जो पूरी प्रोसेस है यहां पर बता रखी है, ठीक है, कि कैसे कैसे यहां पर होगा। यहां पर देखिए क्या होगा, मान लीजिए एक ही कैडर है, एक कैडर में जैसे मान लीजिए ये कॉमर्शियल का ले रखा है इन्होंने, जैसे टीई, सीटीआई, टीटी, सीटीआई, सीटीआई, इस प्रकार से। तो जो पहले लगाएगा पहले उसका नंबर आएगा और ये सही है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है कि फॉर्म सही होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कर्मचारी A, B, C, D इस प्रकार से दे रखे हैं। इस कर्मचारी ने 2 अगस्त को सुबह 10:30 पर लगाया तो इसको मान लीजिए 37 नंबर प्रियोरिटी नंबर दे दिया। दूसरे कर्मचारी ने 2 अगस्त को लगाया लेकिन शाम को 9 बजे लगाया तो इसको 38 नंबर मिल गया। तो जो पहले लगाएगा उसको प्रियोरिटी नंबर तो मिल जाएगा, बट ये जब ही मिलेगा जब दोस्तों उसका फॉर्म वेरीफाई होगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ठीक है। और इसके बाद यहां पर देखेंगे कि इनकमिंग नॉर्मल प्रियोरिटी ग्रुप नंबर एंड इनकमिंग नॉर्मल प्रियोरिटी नंबर जनरेशन। यहां पर देखिए वही है, जब आप फॉर्म फॉरवर्ड कर देंगे तो सामने वाले जो यूनिट है उसके पास आपका जो डेटा जाता है वही चीज यहां पर इसके बारे में बता रखा है, ठीक है, कि किस हिसाब से आपको यहां पर किया जाएगा। तो इस हिसाब से आपका डाटा यहां पर शो होगा, ठीक है। और उसका स्टेटस वगैरह भी यहां पर दिखाएगा। जैसे कर्मचारी ए है और उसका प्रियोरिटी नंबर ये 1 दिखा रहा है, यहाँ पर डेजिग्नेशन आएगा, यूनिट आएगा, ट्रांसफर उसने कहाँ मांगा है और कब उसने लगाया है, ये सारी चीज़ दोस्तों इसकी यहाँ पर शो होंगी, ठीक है। इस हिसाब से सेम यही चीज़ स्पेशल ग्राउंड पे होंगी, क्योंकि स्पेशल ग्राउंड में आपको ये चीज़ अलग होंगी बट प्रोसेस सेम ही है कि भाई फॉर्म पहले आप भेजेंगे, फॉर्म में क्या होगा कि आपका वही फॉर्म स्क्रूटनी होगा, ठीक है, और सारी चीज़ें होंगी बस। बट यहाँ पे जो है स्पेशल प्रियोरिटी नंबर मिल जाएगा स्पेशल ग्राउंड का, बस ये फ़र्क दोस्तों इसमें है, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ होती है आउट ऑफ टर्म केसेस। आउट ऑफ टर्म केसेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉय है ए और उसका प्रियोरिटी नंबर 1 है और दूसरा एम्प्लॉय है उसका प्रियोरिटी नंबर 2 है। यानी कि पहले इसने फॉर्म लगाया और मान लीजिए इसका फॉर्म बिल्कुल सही है और इसको प्रियोरिटी नंबर 1 मिल गया। दूसरा कैंडिडेट है, इसने फॉर्म थोड़ा लेट लगाया और इसका फॉर्म मान लीजिए सही है और इसको प्रियोरिटी नंबर 2 मिल गया। तो नियम के अनुसार पहले जो सीनियर कर्मचारी है उसके फॉर्म को फॉरवर्ड किया जाना चाहिए, एनओसी भी उसकी पहले आ जानी चाहिए और रिलीव भी पहले किया जाना चाहिए। लेकिन अगर प्रशासन इस 2 नंबर वाले जो कर्मचारी है अगर इसका फॉर्म पहले फॉरवर्ड कर देता है या इसकी एनओसी पहले आ जाती है, इसकी बाद में आती है, इसको रिलीव बाद में किया जाता है, तो ऐसा जो केस है उसको दोस्तों आउट ऑफ टर्म केस यहां पर माना जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति को मतलब कि बोले एक प्रकार से कि जूनियर व्यक्ति प्रियोरिटी में है उसको आगे भेजना, उसके फॉर्म को प्रियोरिटी नंबर को बोले तो लोअर प्रियोरिटी जो है उस कैंडिडेट को आगे बाईपास करके उसके फॉर्म को आगे फॉरवर्ड करना, इसे दोस्तों यहाँ पर आउट ऑफ टर्म केसेस यहाँ पर बोला जाएगा। आगे देखिए प्रोसेसिंग ऑफ नॉर्मल केसेस, फॉरवर्डिंग फॉर एप्लीकेशन, इश्यू ऑफ एनओसी। और यहाँ पर देखिए एनओसी के बारे में बता रखा है कि एनओसी के लिए कैसे फॉर्म को भेजें और कैसे कर्मचारी को रिलीव करें, ये सारी चीजें यहाँ पर बता रखी है। अब यहाँ पर देखिए एनओसी के बारे में वही चीज़ें हैं और सेम वही है जो पहले चीज़ें थी वही। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ पर आउट ऑफ टर्म में एक चीज़ और है कि पहले यहाँ पर क्या आता था कि आउट ऑफ टर्म जो है, अब यहाँ पर एक चीज़ और कर दी कि आउट ऑफ टर्म में आपका जो जीएम है उसकी पावर, यहाँ पर जीएम की पावर यूज होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पूरा पढ़िए। प्रोसेसिंग ऑफ आउट टर्म केसेस, यानी कि अगर कोई कर्मचारी है अगर उसको आउट ऑफ टर्म में भेजना रहेगा, मान लीजिए कर्मचारी नॉर्मल ग्राउंड पे है, ये सीनियर है प्रियोरिटी में और ये जूनियर है, बट इसकी फैमिली कंडीशन कुछ ऐसा ही है। मान लीजिए कि ये जो कर्मचारी है इसके मदर नहीं है और फादर है, उसको मान लीजिए कि हम एक बुरा सिनेरियो सोच लेते हैं, ब्लड कैंसर है इसके फादर के, तो एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो इसके जो फॉर्म है उसको आउट ऑफ टर्म के तहत जो है कर्मचारी को पहले यहाँ पर भेज सकता है। तो मान लीजिए अगर वो ऐसा करना चाहता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसे जीएम अप्रूवल लेना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि डायरेक्टली उसका फॉर्म है यहाँ पर नहीं जाएगा एनओसी के लिए। मान लीजिए आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है अगर उसको चाहे भी कि उसे आउट ऑफ टर्म करना चाहे तो आपका जो फॉर्म है वो डायरेक्टली हेडक्वार्टर जाएगा, हेडक्वार्टर में जीएम की परमिशन लेगा और जीएम की परमिशन लेने के बाद ही दोस्तों आपको एनओसी के लिए आएगा।
आगे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बता रखा है कि कौन से फॉर्म है जिनको यहाँ पर आउट ऑफ टर्म यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। तो वही चीज़ है कि प्रियोरिटी में मान लीजिए नीचे कोई कर्मचारी है उसको पहले भेज दिया, एनओसी में भी ऐसा ही कर दिया, तो वो सेम चीज़ है जो हमने आपको बता दिया है पहले ही। रिलीव करना भी मान लीजिए जूनियर को रिलीव कर दिया, या एनओसी जूनियर की आ गई जिसका मतलब प्रियोरिटी नंबर कम था, या उसके फॉर्म जो जूनियर था उसको पहले फॉरवर्ड कर दिया, तो ये सारे केसेस जो हैं यहाँ पर आउट ऑफ टर्म यहाँ पर माने जाएंगे। आगे यहाँ पर देखिए प्रियोरिटी नंबर जो है उनका अपडेटेशन करना और मेंटेनेंस इनके बारे में बता रखा है। मान लीजिए आपका जो फॉर्म है अगर मान लीजिए किसी भी स्थिति में रिजेक्ट हो जाता है तो आपका जो प्रियोरिटी नंबर आपको मिला था वो रद्द हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मान लीजिए कोई कर्मचारी है अगर उसने फॉर्म को जो है विड्रॉ कर लिया तो भी इसकी जो प्रियोरिटी थी वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। अगर मान लीजिए फॉर्म आपने लगाया और लास्ट में जाके वो रिजेक्ट हो जाता है, कंट्रोलिंग ऑफिसर रिजेक्ट कर देता है, तो भी आपका जो है जो आपका प्रियोरिटी नंबर है वो खत्म हो जाएगा। या डेस्टिनेशन यूनिट है मान लीजिए जहां पर एनओसी के लिए भेजा आपने, अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं आपकी एनओसी तो भी आपका जो है ये जो प्रियोरिटी नंबर आया है वो दोस्तों खत्म हो जाएगा और नया फॉर्म दोस्तों आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बता रखा है कि सिनेरियो वेयर द ट्रांसफर एप्लीकेशन ऑफ द एम्प्लॉय विल बी ऑटोमेटिकली मार्क एज इनवैलिड, यानी कि कब आपका फॉर्म है इनवैलिड यहाँ पर हो जाएगा उनके बारे में बता रखा है। यहाँ पर देखिए हमें इंपॉर्टेंट चीज है वो हम देख लेते हैं, वैलिडिटी ऑफ एनओसी इश्यूड, यानी कि एनओसी अगर आ जाती है तो उसकी वैलिडिटी क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर कोई कर्मचारी है उसकी एनओसी यहाँ पर आ जाती है तो 1 साल के लिए नॉर्मली आपकी एनओसी वैलिड रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए बताया गया है कि उसको चाहे तो उसकी वैलिडिटी को यहाँ पर एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, और उसकी जो एनओसी है उसको दोबारा से इशू किया जा सकता है और ऐसा 2 बार किया जा सकता है, यानी कि एनओसी को 2 बार यहाँ पर एक्सटेंशन यहाँ पर किया जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रूल ऑफ आउट ऑफ टर्म वाइल प्रोसेसिंग ऑफ एनओसी, एनओसी को एक्सटेंशन करने में यहाँ पर आउट ऑफ टर्म के रूल यहाँ पर बता रखे हैं। और यहाँ पर देखिए माइलस्टोन बता रखे हैं, एसआर के वगैरह, ये ज़्यादा काम के हैं नहीं। और यहाँ पर देखिए बताया गया प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन विद इन सेम सीनियरिटी यूनिट। यहाँ पर देखिए ये जो है आपका बोल सकते हैं एक डिवीजन के अंदर या एक यूनिट के अंदर अगर आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है तो उसके बारे में है मैक्सिमम परमिशन चॉइसेस, यानी कि एक जो कर्मचारी है उसके पास ऑप्शन रहेंगे कि वो यहाँ पर जो है कहीं भी जहां भी जाना चाहते हैं वहां पर रिक्वेस्ट लगा सकता है। एंटरिंग ऑफ चॉइस ऑफ स्टेशन एज अपोज्ड टू और रेस यूनिट, यहाँ पर देखिए बताया गया है द चॉइस गिवन बाय एम्प्लॉय विल बी स्टेशन ओनली नॉट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपको स्टेशन चूज करने का ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, ऐसे 3 ऑप्शन आपको दिए जाते थे तो वैसे भी 3 ऑप्शन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, और वही सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर हैं। और यहाँ पर ये डिटेल में यहाँ पर दोस्तों आपका ये ट्रांसफर मॉड्यूल है जिसको आप चाहें तो और यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसको यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी दोस्तों यही है इसके अंदर। ठीक है, नया कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बट यही है दोस्तों कि इसके अंदर जो है कि अब जो ट्रांसफर मॉड्यूल है उसको और यहाँ पर बेहतर कर दिया है, सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ी यूनिक बना दी गई हैं। ठीक है, और ट्रांसफर को लेकर तो ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं दिया कि भाई इतने लोगों किया जाए वो चीज़ है, बट जो ट्रांसफर मॉड्यूल है उसमें काफ़ी सुधार यहाँ पर किया गया है और काफ़ी यहाँ पर जो है पारदर्शिता भी यहाँ पर हुई है। तो आई होप कि अब जो ट्रांसफ़र है वो आप बेहतर लगा सकते हैं। और इसके ऊपर देखिए हम ट्रांसफ़र कैसे आप स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे वो भी हम एक वीडियो जल्दी बना देंगे, तो उसके लिए आप वेट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।